नई दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चौथे चैप्टर पे आ चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के, और इस जर्नी को शुरू करते हैं आपके साथ और मेरे दोस्त शेरू के साथ। शेरू, हम इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। हम इसके बारे में समझने वाले जो सबसे अर्लीस्ट बुक्स थे, जो अर्लीस्ट बरियल्स थे, जो कई सारे गाँव में मिले हैं, उनके बारे में और डीप में समझेंगे। उसमें क्या था, किस टाइप के बुक्स थे, किस टाइप के बरियल्स थे, क्या सीखा हमने उसमें से। तो इस बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। अब तक हमने ये उम्मीद किया है कि आपने जो चैप्टर 3 तक के चैप्टर्स थे, जो कि 4 चैप्टर्स थे, वो आपने कवर कर लिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन का शेरू का सबसे फेवरेट चैप्टर्स थे वो। तो आप प्लीज़, अगर आपने नहीं कवर किया है तो आप हमारे पिछले वीडियोस पे जाइए। 4 वीडियोस थे चैप्टर 3 के, उसको देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं मैरी की कहानी से। सुनोगे? मैरी कौन थी? एक स्टूडेंट थी आपके जैसी, वो भी कुछ 3rd-4th क्लास में होगी। फिर उसके बाद से उसके टीचर ने बोला, बच्चों लाइन लगाओ, तो मैरी लाइन लगाई। फिर उसके बाद से उनको बोला कि हम आपको एक अलग जगह पे लेके जा रहे हैं आज, हम स्कूल का एक ऐसा बड़ा सा कॉर्नर। तो मैरी लाइन में लग गई, फिर टीचर के पीछे पीछे जा रही थी। फिर उसके बाद से वो लाइब्रेरी में घुसी। उसको लगा कि ये तो इतना बड़ा रूम है, ये तो हमारे क्लासरूम से भी बड़ा है। बड़ा था क्लासरूम से, कई सारे बुक्स रखे हुए थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, वाह इतने सारे बुक्स। फिर उसके बाद उसमें एक कॉर्नर था जहाँ पे बहुत पुरानी किताबें थी, बड़ी फैसिनेटिंग लगी मैरी को। तो उसने अपने टीचर से पूछा, ये क्या है? तो उसके टीचर ने बोला, ये वेद हैं। अब मेरी को लगा कि वेद क्या होते हैं। शेरू, वेद क्या होता है? वेद नहीं, डॉक्टर कैसे हुए? अरे वो गाँव वाले डॉक्टरों को वेद बोलते हैं ना। नहीं, वो वैद्य होते हैं, हम वेद की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको समझते हैं। जो करीब 3500 साल पहले हमारे साधु संतों ने, उस टाइम के लोगों ने वेद लिखा था। वेद मतलब होता है जिसमें पुरानी चीजें लिखी हुई थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमने, याद है हमने बताई थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ, 1st और 2nd चैप्टर दोनों में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उस पर संस्कृत में लिखी गई थी, वो जो अर्लीस्ट बुक्स होती हैं उसको वेद कहते हैं। उसमें क्या क्या थी उसको डिटेल में समझते हैं। वेद बेसिकली जो सबसे पहला वेद था वो 3500 साल पहले ऋग्वेद मिला। ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ था? बेसिकली ऋग्वेद में 4 भाग में था, जो भी थी संहित, ब्राह्मण, उसके बाद से आरण्यक, और लास्ट पार्ट था उपनिषद। जो सबसे पहले संहित था, उसमें मंत्र लिखे हुए थे, हाइम्स लिखे हुए थे, स्तुति लिखी हुई थी, श्लोक लिखे हुए थे। मतलब ऐसी चीज़ें जो भगवान को वर्शिप करने के लिए जो मंत्र होता है। फिर जो ब्राह्मण पार्ट में है उसमें उस मंत्र का उच्चारण, उसका मतलब लिखा हुआ था। ओह, तो ये डिक्शनरी था। हाँ, एक तरीके से डिक्शनरी था। सो हमने बताया कि जो सबसे पहले संहित था, संहित में मंत्र लिखा हुआ था। फिर ब्राह्मण वाले पार्ट में इसका उच्चारण, उसका मतलब समझाया गया था। फिर उसके बाद से जो तीसरा पार्ट है वो है आरण्यक। वो बेसिकली जो जंगल से चीज़ें मिलती हैं, जंगल की हर्ब्स थी, ऐसी चीज़ें जो हीलिंग पावर रखती थी, उन सब की डिस्क्रिप्शन जो आरण्यक में दी गई थी। और जो लास्ट पार्ट है उपनिषद, उसमें वे ऑफ लाइफ, कैसे ज़िंदगी को जीना है, उसके कई सारे जो टीचिंग्स थे, लेसन्स थे, वो उपनिषद में लिखी हुई थी। इसको और डिटेल में समझते हैं। जो ऋग्वेद में लिखी हुई थी चीज़ें हैं वो नॉर्मली भगवान को वर्शिप करने के लिए, गॉड्स को वर्शिप करने के लिए, उनके लिए हाइम्स लिखी गई थी। बहुत रिदमिक हाइम्स थी, यानी एक सिमिलर पोएटिक फॉर्म में थी। वो पुराने संस्कृत, वैदिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी। जो हमारी संस्कृत, जो अब हम और आप स्कूल में सीखते हैं, वो उससे बहुत फ़र्क है उन दोनों के बीच में। क्या फ़र्क है? जो वैदिक संस्कृत है उसमें कुछ प्राकृत लैंग्वेज के हिंट्स मिले हैं, और जो कि उतने पॉलिश्ड नहीं थे। हमारी संस्कृत में हमने उन प्राकृत मिसपरफेक्शंस को सुधार दिया। जो चीज़ें इधर उधर थी उसको सुधार के हमने बहुत पॉलिश्ड वे में संस्कृत बनाई है। तो जो वैदिक संस्कृत है उसमें सारी डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब बात आती है किसने लिखा? तो सेजेस ने लिखा। वहाँ पे उस टाइम के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने लिखा था। और किन के बारे में लिखा था? जैसे हमने बताया, भगवान के बारे में। किस किस मेन भगवान को उन्होंने फोकस किया था? किस किस भगवान? अग्नि देवता। अग्नि देवता, यानी
गॉड ऑफ फायर। उसके बाद से वॉरियर गॉड इंद्र देवता के बारे में लिखी गई थी। फिर सोम देवता, एक स्पेशल ड्रिंक है जो कि काफ़ी हीलिंग पावर मानी जाती है। वो स्पेशल ड्रिंक जिस प्लांट से आती है उसके देवता के पूजा भी होती थी, सोम देवता सॉरी। तो इन लोगों के बारे में लिखी हुई थी, जो वहाँ के ऋषि मुनि, उस वक्त के ऋषि मुनि थे, उन्होंने लिखा था। अब बात करते हैं जो ये हमारे तक कैसे पहुँची। ये बहुत पुरानी बात है, 3500 साल पहले। तो जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे पास लिखी हुई बुक्स हैं, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। बट उस टाइम पे सारी चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिससे हमें एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिले। तो हमारे जो डिटेक्टिव्स थे, डिटेक्टिव्स कौन थे? और आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो नॉर्मली सिर्फ रिमेन्स को पढ़ते हैं, ज़मीन के नीचे खुदी हुई चीज़ें वो उसको पढ़ते हैं। बट जो हिस्टोरियंस हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी पढ़ते हैं, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या निकाला उसको भी पढ़ते ही हैं, साथ साथ में मैन्युस्क्रिप्ट्स भी पढ़ते हैं, उस वक्त की लिखी हुई चीज़ों को भी पढ़ते हैं वो लोग। तो उनकी एनालिसिस के हिसाब से कई सारे पाम ट्रीज, बर्च, ये सब पे जो संस्कृत लिखी हुई थी, इसके अलावा भी जो लोकल लैंग्वेज में इसकी सबूत पाया गया है। यानी क्या हुआ था, जो प्रीस्ट ने अपने शिष्यों को, यानी उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको समझाया, सिर्फ समझाया नहीं, रिसाइट करवाया, यानी एक बार बार रिपीट, चैंटिंग जिसको बोलते हैं, और मेमोराइज करवाया। तो पूरी वेद मेमोराइज हुई है और चैंटिंग तरीके से फिर उसको पास ऑन हुआ जनरेशन टू जनरेशन। तो सिर्फ लिखित तरीके से नहीं मिली थी, इसमें वोकेबलरी भी इन्वॉल्व थी, मेमोरी भी इन्वॉल्व थी, और वो काइंड ऑफ एक कल्चर में इम्बाइब हो चुका था, कल्चर में घुल मिल गया था। उस तरीके से ओरल प्लस रिटन फॉर्म में हमारे सामने आई है ये वेद। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी इसकी। और अब इसके बारे में समझेंगे कि ये जो वेद हैं 3500 साल पहले ये कैसे पास ऑन हुई थी। तो एक कुरु ट्राइब है, मानी जाती है, जो पुराने टाइम में, जैसे हमारा भारत का नाम भरत ट्राइब से नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा था। तो भारत और कुरु ट्राइब ये कुछ पुराने ट्राइब होते थे। तो इनको, कुरु ट्राइब को ये उपनिषद मिले थे, ये वेद मिले थे। तो इन्होंने क्या किया, इसको वैदिक संस्कृत में डिसाइफर किया पहले। फिर उसके बाद से उनके डिसाइफरमेंट को, और ये कई सारी भाषाओं में डिसाइफर हुई थी। हालांकि हमें जो मिलती है वो एक भाषा में है, हमारे चॉइस ऑफ लैंग्वेज में, बट पुराने ज़माने में ये जगह के हिसाब से इसका लैंग्वेज थी। जैसे देवनागरी लैंग्वेज में थी। देवनागरी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे मिला? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, इन सब जगहों पे देवनागरी लैंग्वेज भी मिली थी। फिर मलयालम में भी मिला था, केरला में। फिर उसके बाद से नंदीनगरी लैंग्वेज में, ये नॉर्मली साउथ इंडिया में, ये इस लैंग्वेज में ये सारी इसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी। फिर शरद नाम का एक लैंग्वेज है जो कि जम्मू कश्मीर में शरद नाम के इस लैंग्वेज में हमें पाई गई थी। और काफ़ी पोएटिक फॉर्म में सारी टेक्स्ट हैं। जो वेद है हमारी पोएटिक फॉर्म में, एक राइमिंग फॉर्म में, हाइम्स तरीके से मिलती है। हम इसके बारे में और जानेंगे आगे वाली चैप्टर्स में। तब तक के लिए हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं। हमारे आपके पेज नंबर 37 में एक हाइम्स दी गई है, विश्वामित्रा। उसके ऊपर देखेंगे तो जैसे मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ था, वो उस मैन्युस्क्रिप्ट को समझना बहुत मुश्किल है। हालांकि फिर भी इसको डिसाइफर कर दिया गया है। तो उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इसको पढ़ते हैं हम, इसको विश्वामित्र बोलते हैं। ओ रिवर, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज। ऐसे हमें समझ में आएगा कि कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, यानी उस वक्त हॉर्सेस का यूज हो चुका था। हॉर्सेस वॉज मेजर फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग होती थी, तभी ये वेदों में आई हुई थी। क्योंकि आदमी तभी उस चीज़ों के बारे में सोचता है जब उस वक्त उन चीज़ों का उपयोग करता है, उस चीज़ों का यूज़ करता है। तो हॉर्सेस का यूज़ था। लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स, कैटल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था उस टाइम पे। फिर यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो इसका मतलब ये है कि आप एक चैरियट्स होते थे, यानी रथ, एक रथ की तरह
मूव करती हैं और समुद्र में जाके मिलती हैं। आपके पास इंद्र भगवान की पावर है और आप पानी से भरपूर और एक दूसरे को यूनाइट करने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब इससे हम समझ में क्या आता है? वैसे तो वैदिक फॉर्म में जो विश्वामित्र है वो एक नदी से बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? हमें ये पता चला इंद्र की पूजा होती थी, फिर उसके बाद से उस वक्त चैरियट्स यानी रथ आ चुके थे, यानी घोड़े का हमने देखा, जो इसके पहले वाले लाइन में घोड़े का यूज़ किया, घोड़े के बारे में बताया हुआ है। अब घोड़ों से उन्होंने रथ बनाना भी शुरू कर दिया था, इसका भी सामने आ चुका है। फिर रिवर ने विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज come from a distance with his chariots and carts, let your water not rise above our axle so that we can cross safely. इसके पहले रिवर ने एक चीज बोला हुआ था, we who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? Means हम नदियां हैं, जब बह रही होती है तब हम रुक नहीं सकती हैं, आप हमें हमारी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो फिर विश्वामित्र ने इसका रिप्लाई किया था कि प्लीज़ हमारी बात सुनिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे पास चैरियट्स है, हमारे पास कार्ट्स हैं। कार्ट्स मतलब ऐसी चीज़, बुलक कार्ट्स जैसे आपने देखा, बुल से खींची जाने वाली, उस पर पहिए लगे होते थे, उस पर सामान रखा होता था। चैरियट्स नॉर्मली युद्ध के वक्त यूज़ किया जाता था, बैटल्स के टाइम पे यूज़ किया जाता था, जो थोड़ी फास्ट होती थी, घोड़े उस पर लगे होते थे और उसमें थोड़ा सा सामान रखा जा सकता था। वेरस कार्ट्स स्लो मूविंग थी, लेकिन उस पर ज़्यादा सामान रखा जाता था। इसका मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ में आ चुकी थी, कल्चरल सिग्निफिकेंस हमें पता चला। तो फिर विश्वामित्र बोलते हैं कि प्लीज़ हम नदी को क्रॉस करना चाहते हैं, आप इतना मत ऊपर आ जाइए ताकि हम डूब जाएं। तो फिर नदी बोलती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, यानी हम आपकी बातों को सुनेंगे, हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे सो दैट आप आराम से क्रॉस कर लीजिए। अब इससे हमें हिस्टोरियंस को पता चला किस टाइप के हाइम्स प्रोड्यूस होते थे। देखिए कैसे मिलता जुलता हाइम्स था, पोएटिक फॉर्म में सारी चीज़ें थी, और कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में पता चलता, उस वक्त की चीज़ें के बारे में पता चलता है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में थी, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में नहीं थी, किस टाइप की चीज़ें लोग यूज़ करते थे, इंपॉर्टेंस की थी उन चीज़ों की, जैसे कैटल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती थी। तो और भी कई सारे ऐसे पोएम्स हैं और जो कि नदियों के ऊपर लिखी गई है, जैसे सिंधु नदी के बारे में लिखी है, गंगा नदी के बारे में लिखी गई है, गंगा यमुना सरस्वती इन नदियों के बारे में लिखी गई है, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिखी गई है। इसको पेज नंबर 37 पे जाइए और इसको डिटेल में देखिए। हम फिर से आएंगे अपने दूसरे पार्ट में जब हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के ऊपर, फिर उसके बाद से बरियल स्पॉट्स के ऊपर, ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैप्टर 4 के ऊपर हम सेकेंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में बनाने वाले हैं। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए नया वीडियो बनाना चाहिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम ये भी चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सो दैट लोगों को हिस्ट्री में मज़ा आना शुरू हो जाए, लोगों को हिस्ट्री समझ में आनी शुरू हो जाए, हिस्ट्री से प्यार हो जाए। शुरू है ना? तब तक के लिए गुड बाय।